हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के 2 पार्ट्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे जल्द से जल्द देख लें। चलिए इस चैप्टर को, इस पार्ट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए अब आगे के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से रशिया में रेवोल्यूशंस जो थे वो स्टार्ट होने लगे थे। कुछ मेन इवेंट्स हुए थे, जैसे कि ब्लडी संडे हुआ था वहाँ पर, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियोज़ में उसको देख सकते हैं। और हमने बात करी थी कि किस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। और किस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें भी रेवोल्यूशन वहाँ पर आना स्टार्ट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। हम देखेंगे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशियन एम्पायर का क्या इम्पैक्ट था और किस तरीके से वो उसमें इन्वॉल्व था। सो इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलाइंसेस। ठीक है, तो 2 अलाइंसेस के बीच में ये जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हुआ था। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल पावर एंड द सेकेंड वन इज एलाइड पावर। अब सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी? जर्मन, ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर, जिसको हम टर्की भी बोलते हैं। ठीक है, और अलाइड पावर की अगर हम बात करें तो अलाइड पावर में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और फिर बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें जुड़ गए थे। तो इस तरीके से इन 2 पावर्स के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। देखा जाए तो मेन कंट्रीज यही थी, लेकिन अगर हम इसके एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज जो थी वो इसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व थी। ओके, बात करें अगर हम रशिया की, तो रशिया वॉर वॉज पॉपुलर एंड पीपुल रेड अराउंड जार निकोलस सेकेंड। तो जो पीपुल्स थे रशिया के वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे जार को। वो चाहते थे कि जो वर्ल्ड वॉर में रशिया है वो अच्छा परफॉर्म करे और हमारा जो रशिया है वो क्या करे, जीते। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, जार जो थे वो इस तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फिर वो अपनी ही ज़्यादा चला रहे थे, जिसकी वजह से जो सपोर्ट था लोगों का वो धीरे धीरे जार की तरफ से क्या होने लगा, कम होने लगा। ही रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी इन द ड्यूमा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ड्यूमा क्या था। ड्यूमा आप कह सकते हो क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो हमने देखा था किस तरीके से 3 ड्यूमा बने। फर्स्ट को डिसॉल्व कर दिया गया जार द्वारा, सेकंड को भी कर दिया गया, और जो थर्ड ड्यूमा बनाई गई उसमें कंजर्वेटिव पीपल्स को ही मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, जब ये वॉर हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो जार थे, किंग जो थे, वो जो कंजर्वेटिव पीपल्स की जो ड्यूमा थी उससे भी कंसल्ट नहीं कर रहे थे। ओके, तो इस वजह से जो कंजर्वेटिव पीपल्स थे, जो ड्यूमा थी, वो भी कहीं ना कहीं किसके अगेंस्ट हो रही थी, जार के अगेंस्ट होती जा रही थी। द सेकेंड वन इज एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, रीनेम्ड सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम्ड एज पेट्रोगार्ड। ठीक है, तो जो रशिया के पीपल्स थे वो जर्मन से क्या करने लगे, जो भी जर्मनी लोग थे उनसे काफ़ी ज़्यादा हेट करने लगे, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे, एंटी जर्मन हो गए थे। और वहाँ पर रशिया में जो वहाँ का बेसिकली कैपिटल हुआ करता था उस समय का, है ना, पेट्रोगार्ड, तो क्या हुआ, उस सिटी का पहले नाम था सेंट पीटर्सबर्ग और उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, पेट्रोगार्ड कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था वो जर्मन नेम था। ठीक है, उसके अलावा जरीना अलेक्जेंड्रा जर्मन्स ओरिजिन। ठीक है, तो जरीना थी, मतलब जो जार की बीवी थी अलेक्जेंड्रा, वो भी कहाँ से बिलोंग करती थी, वो बिलोंग करती थी जर्मन से, जिसकी वजह से जो लोग थे अब धीरे धीरे क्या होने लगे थे, किंग और उसकी वाइफ और जो भी उनकी आप कह सकते हो मोनार्की थे उससे क्या होने लगे थे, अगेंस्ट होने लगे थे। इसके अलावा पुअर एडवाइजर एंड मॉन्क रास्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। अब क्या हुआ था कि एक मॉन्क थे जिनका नाम था रास्पुतिन, जो कि धीरे धीरे क्या बन गए थे, आप कह सकते हो जार के एडवाइज़र बन गए थे। तो इस कारण भी क्या हो रहा था, जो लोग थे वो जार से क्या करने लगे थे, अगेंस्ट होने लगे थे उनके। और इस कारण क्या होने लगा था कि जो रशिया का इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर में वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। और इसकी वजह से क्या होने लगा कि रशिया जो था वो आप कह सकते हो वॉर में क्या होने लगा, उसको डिफीट मिलने लगी। आगे देखते हैं हम। तो बात करें अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा जा रहा था वो 2 फ्रंट से लड़ा जा रहा था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रंट से कैसे लड़ा जा रहा था। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो सेंट्रल पावर्स की जो टीम थी, है ना, मतलब सेंट्रल पावर्स कौन कौन थे आपके, जर्मन, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर, ये बीच में है। और यहाँ पर है आपका फ्रांस और यहाँ पर है आपका क्या, रशिया। ठीक है, यहाँ ब्रिटेन वगैरह है।
तो एक तरीके से अगर हम देखें तो सेंट्रल पावर जो थी वो बीच में क्या हो चुकी थी, फंस चुकी थी। तो दो फ्रंट से लड़ी जा रही थी ये लड़ाई, एक लड़ी जा रही थी वेस्ट फ्रंट से और एक लड़ी जा रही थी ईस्ट फ्रंट से। ईस्ट फ्रंट से लड़ रहा था कौन, आपका कह सकते हो रशिया, और वेस्ट फ्रंट से लड़ रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट फ्रंट की, है ना। तो वेस्ट फ्रंट मतलब जहाँ से फ्रांस से लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ पर बेसिकली जो लड़ाई हो रही थी वो लड़े जा रहे थे ट्रेंच के थ्रू। अब ट्रेंच क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके का एक लैंड है, तो लैंड में क्या कर दिया जाता था, इस तरीके का एक गड्ढा टाइप का कर दिया जाता था और सोल्जर्स यहाँ छुप जाते थे और यहाँ से क्या करते थे, वो शूटिंग करते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसकी वजह से जो वेस्ट फ्रंट था वहाँ पर आप कह सकते हो जो कैजुअलिटीज़ थी, है ना, लोगों की जो मौतें हो रही थी वो कम हो रही थी। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, ईस्ट फ्रंट की, तो ईस्ट फ्रंट में कैसा लड़ा जा रहा था, ईस्ट फ्रंट में सीधे आप कह सकते हो बैटल हो रहा था, मतलब सीधे मैदान में लड़ा जा रहा था। रशिया जो था वो इस तरीके से लड़ रहा था, कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप कह सकते हो कि जो ईस्ट साइड से जो था, है ना, ईस्ट फ्रंट से लोगों की कैजुअलिटीज जो थी वो लार्ज हो गई थी, मतलब काफ़ी लोग वहाँ पर क्या हो गए थे, मारे जाने लगे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रशिया की कंडीशन की। तो बिटवीन 1914 एंड 1960 रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से काफ़ी बुरी तरीके से क्या करने लगी थी, जो रशियन आर्मी थी वो बुरी तरीके से हारने लगी थी। अब मैंने कारण आपको बता दिया कि वो लोग किस तरीके से लड़ रहे थे, वो लोग सीधे सीधे लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो लार्ज कैजुअलिटीज थी वो वहाँ पर हो रही थी। रशिया आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एनिमी। अब रशिया के लोग क्या कर रहे थे, रशिया की जो आर्मी थी वो समझ चुकी थी कि हमारे अंदर अब क्या हो सकता है, कब्जा हो सकता है, तो वो खुद ही क्या करने लगे थे, जो क्रॉप्स थी उनको डिस्ट्रॉय करने लगे थे, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी उनको खुद ही वो क्या करने लगे थे, डिस्ट्रॉय करने लगे थे। जिसकी वजह से क्या होने लगा था कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। तो 1970 तक 70 लाख से भी ज़्यादा कैजुअलिटीज हो गई थी आपकी कहाँ पर, रशिया में। तो इस तरीके की कंडीशंस रशिया में क्या होने लगी थी, पैदा होने लगी थी। चलिए आगे देखते हैं। 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ के साथ साथ 3 मिलियन रेफ्यूजीज इज इन रशिया। ओके, तो क्या हो रहा था कि अब जो लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे थे तो उनके लिए क्या हो रहा था, किस तरीके से वो खाना खाएंगे, किस तरीके से रहेंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों का भी वहाँ पर क्या होने लगा था, एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड जार, है ना। अब ये जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर रशिया में और जो जार थे, अब ये सिचुएशन जो थी वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो सोल्जर्स थे वो विश करने लगे थे कि अब हम इस तरीके की जो वॉर है उसमें फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होने लगा था कि फूड वगैरह की, है ना, ब्रेड वगैरह की भी क्या होने लगी थी, शॉर्टेज होने लगी थी। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही थी किस लिए हो रही थी, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए क्रिएट हो रही थी, क्योंकि जो जार थे वो बिल्कुल ज़ीरो स्ट्रेटेजी से काम कर रहे थे, है ना। वो अपने ही लोगों से क्या कर रहे थे, कंसल्ट नहीं कर रहे थे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से लार्ज कैजुअलिटीज़ जो थी वो वहाँ पर होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम जब सोसाइटी में क्रिएट होने लगी थी रशिया में, तो इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज़। तो रशियाज ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर्स, है ना। ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी कैजुअलिटीज़ होगी, इतना सारा डिस्ट्रॉय होगा, अभी हमने देखा क्रॉप्स और बिल्डिंग का, तो उसमें क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ होगी वो भी बहुत ही कम बच पाएंगी। ठीक है, द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। ठीक है, तो अब क्या था, देखिए अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जर्मन है और जर्मन और आप यहाँ पर कह सकते हो कि रशिया के बीच में एक सी है जिसको हम बोलते हैं बाल्टिक सी। ठीक है, तो क्या होता है कि विंटर के सीज़न में जो भी रॉ मटेरियल हुआ करते थे जर्मन वगैरह या किसी भी देश से मंगाए जाते थे, तो वो इसी रूट से मंगाए जाते थे। ठीक है, जो कि जर्मन से होता हुआ बाल्टिक सी के थ्रू कहाँ पर जाता था, रशिया तक पहुँचता था। तो अब क्योंकि लड़ाई चल रही थी और रशिया जो था वो जर्मन के अगेंस्ट था, तो जर्मन ने यहाँ बीच में ही बाल्टिक सी में क्या कर दिया, एक ब्लॉकेज लगा दिया था, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल था वो इंडस्ट्रीज़ के पास रशिया में नहीं पहुँच पा रहा था। ओके, सो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली। ठीक है, जो इक्विपमेंट थे वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं पहुँच पा रहा था, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री थी वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। 1960 में क्या हुआ, जो रेलवे लाइंस थी वो भी क्या, उनमें भी तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया गया, और धीरे धीरे क्या होने लगा कि लेबर का भी शॉर्टेज होने लगा, क्योंकि जो अच्छे खासे लेबर थे उनको जार क्या कर रहा था, आप कह सकते हो आर्मी में भेज रहा था वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो इस तरीके की भी
प्रॉब्लम्स जो थी वो रशिया में क्रिएट होने लगी थी। द नेक्स्ट इज द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड मैंने बताया सेंट पीटर्सबर्ग नाम की एक जगह थी जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, पेट्रोग्राड कर दिया गया था। ठीक है, सो इन विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस से इन पेट्रोग्राड कैपिटल वर सीरियस। ठीक है, तो भी पेट्रोग्राड था, पेट्रोग्राड की जो भी विंटर था वहाँ पर विंटर के सीजन में जो भी कंडीशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो सीरियस हो गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, पेट्रोग्राड में एक रिवर बहा करती थी जिसका नाम था नेवा। ठीक है, अब रिवर के दो बैंक्स होते हैं, एक उसका बैंक था राइट बैंक और एक उसका बैंक था लेफ्ट बैंक। तो यहाँ पर क्या था कि जो राइट बैंक्स में मतलब राइट के किनारे पर जो भी लोग रहा करते थे वो कौन लोग हुआ करते थे, वहाँ पर वर्कर्स होते थे, क्वार्टर्स होते थे उनके। ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। वहीं पर अगर हम बात करें लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर नेवा की, तो वहाँ पर क्या हुआ करते थे, फैशनेबल एरियाज हुआ करते थे, विंटर पैलेस हुआ करता था। ठीक है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हुआ करती थी। तो इस तरीके से क्या था, वहाँ की सोसाइटी डिवाइड थी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन को शो करता था, लेकिन एडवांटेज ये था कि मान लीजिए किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करना होता था तो वर्कर्स वगैरह जो थे वो इजीली यहाँ पर क्या कर सकते थे, गैदर हो जाते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस दौरान यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विंटर वॉज वेरी कोल्ड। अब क्या हुआ भाई, आपको मालूम है रशिया जैसी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो ठंड के सीज़न में यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नो वगैरह गिरी, जिसके कारण क्या हुआ, अब स्नो वगैरह गिरेगी, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो उससे क्या होगा कि जो क्रॉप होगी वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और यही हुआ जिसकी वजह से क्या होने लगा कि फूड की जो शॉर्टेज थी वो होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, वर्कर्स को सही तरीके से या यहाँ वहाँ के जो पीपल्स थे उनको सही तरीके से फूड वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। इलेक्टेड गवर्नमेंट अपोज जार डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। ठीक है, अब जो ये जार था, ये जार क्या चाह रहा था कि ये जो ड्यूमा थी इस ड्यूमा को भी वो डिसॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि वो क्या कर रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने उस ड्यूमा से किसी भी तरीके का कंसल्ट नहीं किया था, कोई स्ट्रेटेजी उनसे शेयर नहीं करी, जिसके कारण जो लोग थे वहाँ पर ड्यूमा में वो भी उसके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट वीक्स एंड इवेंट। कुछ इंपॉर्टेंट वीक्स और इवेंट्स की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज फैब 22। अब देखिए फैब 22 में क्या हुआ कि जो लोग थे वो गैदर हुए। ठीक है, जो भी वर्कर्स थे वो गैदर हुए फैक्ट्री के, और उन्होंने फैक्ट्री में क्या कर दिया, लॉकआउट लगा दिया, मतलब ताला लगा दिया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था, इसको लीड कर रही थी वुमेन। तो मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी प्रोटेस्ट को कौन लीड कर रहा था, वुमेन लीड कर रही थी, जिसके कारण 22 फरवरी को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन हो रही थी। तो क्या हुआ कि 23 को जो जार थे उन्होंने कर्फ्यू लगवा दिया, और जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो डिस्पर्स्ड हो गए, है ना, मतलब इधर उधर वो चले गए। ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर 24 फेब को वो वापस आए और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 25 को जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ड्यूमा को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। 26 को वापस से लेफ्ट साइड में, मतलब पहले राइट साइड में कौन लोग हुआ करते थे, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, वर्कर्स लोग थे, वो लोग कहाँ पर अपना प्रोटेस्ट लेकर आ गए, रैली लेकर आ गए, लेफ्ट साइड में लेकर आ गए, मतलब विंटर पैलेस के इधर भी लेकर आ गए। अब यहाँ से क्या होने लगा, 27 को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे, जो ऑफिशियल्स बिल्डिंग थी, देवर रैंसैक्ड, है ना, उनको क्या करने लगे, वो अपने कब्जे में करने लगे। तो इस तरीके से जो पब्लिक का एक रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हो गया अगेंस्ट जार। ठीक है, तो यहाँ से जो जार था वो पूरी तरीके से समझ चुका था कि अब उसका क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सो पीपुल रेज स्लोगन फॉर वेजेस, ब्रेड, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो पीपुल्स थे वो अपने प्रोटेस्ट में यही बात रख रहे थे कि उनके जो वेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, फूड की जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जाए। ठीक है, जो वर्किंग आवर है उनको कम किया जाए, और डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे। तो जो जार थे, जार ने क्या किया, कैवेलरी को ऑर्डर दिए कि वो जाएं और क्या करें, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, जो भी डेमोन्स्ट्रेटर हैं, उन पर फायर करें। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या हुआ कि जो कैवेलरीज थे उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, वो खुद क्या कर गए, उनके साथ शामिल हो गए। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो जार था वो समझ चुका था कि अब जो पुलिस फोर्स भी है वो भी उसके अगेंस्ट हो चुकी है, तो अब उसका पूरी तरीके से क्या हो सकता है, एंड हो सकता है, और यही आगे हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोग्राड सोवियत। तो जो सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत, उन लोगों ने क्या किया, एक काउंसिल अपनी बना ली इन द सेम बिल्डिंग एज द डोमा मेट। जहाँ पर डूमा बना करता था वहाँ पर उन लोगों ने एक
काउंसिल बनाई जिसको क्या कहा जाता है रशिया में, सोवियत कहा जाता है, ठीक है। और उसको नाम दिया गया क्या, पेट्रोग्राड सोवियत का नाम दिया गया, ठीक है। और इसके बाद 2 मार्च को क्या हुआ, 2 मार्च को जो जार था, जार वॉज एब्डिकेटेड, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, वो वहाँ से चला गया। या आप कह सकते हैं कि इस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को इसलिए भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि यहाँ से रशिया में जो मोनार्की सिस्टम था वो टोटली क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। ओके, आगे देखते हैं। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब इतनी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही थी, जार को हटा दिया गया, तो यहाँ पर जो सोवियत लीडर्स थे और जो ड्यूमा के लीडर्स थे उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी, है ना। प्रोविजनल गवर्नमेंट आप कह सकते हो एक टेम्पररी गवर्नमेंट टाइप की बना दी टू रन द कंट्री, ठीक है। और फिर बाद में कहा गया कि रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाद में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा जिसको इलेक्ट करने का काम किसके थ्रू किया जाएगा, बाय यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने लगी एंड पेट्रोग्राड हैड led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917, ठीक है। तो ये जो पेट्रोग्राड में जो एक तरीके से आप कह सकते हो काउंसिल बनी और जो ये आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, इसके रिजल्ट हमको क्या मिले कि जो मोनार्की सिस्टम था रशिया में वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। ओके, अब हम बात करते हैं आफ्टर फेब्रुअरी। अब ये जो फेब्रुअरी में इतनी सारी चीज़ें हुई उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिली रशिया में। सो द अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन कौन लोग आते थे, आर्मी ऑफिशियल्स, ठीक है, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे लोग इसमें क्या आते थे, आपके प्रोविजनल गवर्नमेंट में आते थे। लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वर्कड टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी कि क्या हो गया था कि जो पब्लिक मीटिंग्स थी और जो एसोसिएशन थे उनकी रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। मतलब लोग गैदर होने लगे थे, काफ़ी सारे ग्रुप्स बनने लगे थे, एसोसिएशन बनने लगे थे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सोवियत लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, है ना। तो जिस तरीके से पेट्रोग्राड सोवियत बना था उस तरीके से अलग अलग यूनियंस और अलग अलग आप कह सकते हैं काउंसिल्स भी अलग अलग जगहों पर बनने लगे थे। नो कॉमन सिस्टम फॉर इलेक्शन वॉज फॉलोड, ठीक है ना। इलेक्शन के लिए कोई भी एक कॉमन सिस्टम अभी भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है, कहानी में एक हीरो वापस आता है और वो कौन था। इन अप्रैल 1970 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, है ना, जब वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा था तो रशिया से बाहर चले गए थे कौन, हमारे लेनिन साहब जो थे वो रशिया से बाहर चले गए थे। और जब उन्होंने ये फेब्रुअरी का रेवोल्यूशन वगैरह देखा, चीज़ें अच्छी हुई, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी अपनी लोगों के सामने, ठीक है ना, ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ डिमांड्स रखी, रशिया के लिए कुछ डिमांड्स रखी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो इन अप्रैल थीसिस में उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी। द फर्स्ट इज वॉर, लैंड एंड बैंक। अब वॉर क्या, उन्होंने कहा कि वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज। उन्होंने सबसे पहले कहा कि वॉर को क्या हो जाना चाहिए, भी खत्म कर देना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो लैंड है वो ट्रांसफर कर देनी चाहिए, किसको, पीजेंट्स को, है ना। मतलब जो नोबिलिटी के पास लैंड है वो किसको दे देना चाहिए, पीजेंट्स को दे देना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो कही उन्होंने कि जो बैंक है, जो बैंक शुड बी नेशनलाइज। बैंक को क्या कर देना चाहिए, नेशनलाइज कर देना चाहिए। अब चूंकि लेनिन जो थे वो बोल्शेविक लीडर थे, है ना, वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर काम करते थे, उन्हीं के जैसे वो उनके आइडियाज़ थे, तो लोगों का वैसे ही उनको बहुत सपोर्ट था। और जब ये आए वापस तो और इन्होंने अप्रैल थीसिस रखी तो लोगों का और ज़्यादा सपोर्ट इनको मिलने लगा, ठीक है। वर्कर मूवमेंट स्प्रेड, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल आप कह सकते हो या जो ट्रेड यूनियंस थे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ में क्या होने लगे, उनकी ग्रोथ होने लगी। फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म्ड विच क्वेश्चन फैक्ट्री ओनर्स, है ना। अब क्या होने लगा था कि फैक्ट्रीज जो हुआ करती थी उनमें फैक्ट्री कमेटी बनने लगी जो कि फैक्ट्री ओनर से डायरेक्टली क्या कर सकती थी, क्वेश्चन कर सकती थी अगर उनको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती थी। सोल्जर्स कमेटी बनने लगी आर्मीज की, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे कहाँ पर, हमारे रशिया पर। 500 सोवियत सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत, ठीक है। तो 500 सोवियत जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सेंड करे गए कहाँ पर, आपके ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत पर। तो इस तरीके के काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेनिन के आने के बाद हमें रशिया में देखने को मिले। चलिए आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं हम द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 की। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि लेनिन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, तो यहाँ पर दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट फिर से पैदा होने लगा। द फर्स्ट इज प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स के बीच, ठीक है। तो जो बोल्शेविक्स पार्टी थी उसके बीच और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, है ना, जिसको हम टेम्परेरी गवर्नमेंट भी बोल रहे थे, तो इन दोनों के बीच क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, ठीक है। लेनिन फियर्ड दैट द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को लग रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना हो कि रशिया में भी, है ना, रशिया में भी वो क्या करने लगे, डिक्टेटरशिप जैसी चीज क्या करने लगे, सेटअप करने लगे। दे स्टार्टेड डिस्कस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसके लिए, इस डर को या फिर इस चीज़ को सही साबित ना करने के लिए उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अपराइजिंग करना चाहिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और बोल्शेविक सपोर्टर जो थे वो इन आर्मी, सोवियत और फैक्ट्रीज जो थे वो एकजुट होने लगे फॉर द अपराइजिंग। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा प्रोविजनल गवर्नमेंट और लेनिन की जो पार्टी थी बोल्शेविक्स के बीच में। और यहाँ पर लेनिन ने क्या किया कि लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, ठीक है। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि जो भी पावर था वो अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर उन्होंने किया अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक है। लियोन ट्रॉट्स्की जो थे उनके आप कह सकते हो लीडरशिप में एक कमेटी बनाई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के नाम से बनाई, ठीक है। और फिर यहाँ पर वो धीरे धीरे अब क्या करने लगे कि अपराइजिंग के थ्रू आगे बढ़ने लगे, ठीक है। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट, और जो अपराइजिंग की, मेन अपराइजिंग की जो डेट थी उसको सीक्रेट रखा गया, ठीक है। और अपराइजिंग अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट हुआ कब, 24 अक्टूबर को, ठीक है। द MRC मतलब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट्स सपोर्ट टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। अब धीरे धीरे ये क्या करने लगे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस थे, उनको सीज करने लगे, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उनको अरेस्ट करने लगे। बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमेटी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो भी रात तक क्या हुआ कि जो सिटी थी वो पूरी तरीके से इस कमेटी के, मतलब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के अंडर में हो गई, उनके कंट्रोल में हो गई, और जितने भी मिनिस्टर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है। बाद में एक मीटिंग रखी गई, कहाँ पर, आपके पेट्रोग्राड में, एट द मीटिंग ऑफ द ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, ठीक है। तो ये जो बोल्शेविक एक्शन था उसको वहाँ पर अप्रूवल मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस तरीके से जो बोल्शेविक्स का जो पावर था वो अब धीरे धीरे जो और भी एरियाज थे रशिया के, वहाँ पर क्या होने लगा था, स्प्रेड होने लगा था। द ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये जो अपराइजिंग था, ठीक है, वो अलग अलग सिटीज़ में भी होने लगा, ठीक है। हैवी फाइटिंग इन मॉस्को, मॉस्को में भी क्या होने लगे, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग होने लगी। बाय दिसंबर बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, ठीक है। दिसंबर तक क्या हुआ, अक्टूबर में ये स्टार्ट हुआ था और दिसंबर तक मॉस्को के जो एरियाज था वहाँ पर भी इन लोगों का कंट्रोल हो चुका था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में, है ना, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में। जो बोल्शेविक्स थे वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ गए थे। अब हम देखते हैं कि ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ इसके बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। सो द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917, ठीक है। इंडस्ट्रीज को और बैंक्स को बेसिकली क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। जो लैंड्स थे वो किसको दे दिए गए, पीजेंट्स को दे दिए गए, ठीक है। नोबिलिटी से वो लैंड लेकर किसको दे दिए गए, पीजेंट्स को दे दिए गए। पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मतलब जिस हिसाब से फैमिली हुआ करती थी, है ना, लार्ज फैमिली होती थी या स्मॉल फैमिली होती थी, उस हिसाब से उनके हाउसेस के क्या कर दिए गए, पार्टीशन कर दिए गए। जो ओल्ड टाइटल्स हुआ करते थे पहले उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। मतलब जो सर मैडम वगैरह यूज़ करना होता था उस सबको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म बनाई गई, डिज़ाइन करी गई फॉर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे और आर्मीज़ के जो लोग थे उनके लिए नई यूनिफॉर्म को क्या किया गया, डिज़ाइन किया गया। बोल्शेविक पार्टी का जो नाम था, है ना, वो चेंज करके क्या कर दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। तो ये कुछ चेंजेस देखने को मिले हमें अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है।
तो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।